नवाब करीम का कत्ल तुमने किया है और खून बहा भी तुम ही दोगे। मुझे अपने किसी भी काम में शामिल करने का सोचना भी मत। आफरीदी खान का पारा हाई हुआ था एकदम से। बाबा, मगर मेरी बेटी अभी 10 साल की है, कैसे पेश कर दूं इसे मैं खून बहा में? मतलब क्या है तुम्हारा? बाबा, हानिया के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर फिर कभी अपने गुनाह की सज़ा मेरी मासूम बच्ची के सर डालने की कोशिश भी की ना, तो जान निकाल दूंगा। आफरीदी खान बुलंद आवाज़ में बोले और मुकम्मल लाताल्लुकी का मुजाहिरा किया। खान साहब उस वक्त बेबसी की इंतहा पर थे, क्योंकि बात अपनी बेटी पर आ रही थी। बेटी भी वो कि जिसे आज तक किसी भाई ने अपने होने का मान तक नहीं दिया था। बाबा जान, देखिए, आपको अपनी बेटे की बात पूरी होने से पहले ही खान साहब ने बोल दिया, खबरदार, जुबान खींच लूँगा अगर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो क्या मैं खुद कत्ल हो जाऊँ या फिर अपनी 10 साल बच्ची को पेश कर दूं? ये बात कत्ल करने से पहले सोचनी थी तुम्हें। अब तुम कत्ल हो जाओ या ये तुम्हारी बेटी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के मुकाबिल डट चुके थे। हालांकि उनका रिश्ता बाप बेटे का था, मगर उस वक्त दोनों को अपनी अपनी औलाद की पड़ी थी। दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, दोनों ही नज़रअंदाज कर रहे थे। एक को पोती का एहसास नहीं हो रहा था और दूसरा अपनी बहन को बहन नहीं, कुर्बानी का बकरा समझ रहा था। बाबा जान, चुप कर जाओ अब। ये मेरी बेटी का मामला है, तुम्हारी बेटी का नहीं। बिफर गए थे वो। मेरी बेटी मेरे लिए क्या है ये बस जानता तो मैं ही हूँ ना। तुम सबके लिए तो वो एक मनहूस लड़की है, जिसका वजूद भी तुम लोग इस हवेली में गवारा नहीं करते, जिसके सलाम का जवाब तक देना तुम लोग गुनाह समझते हो। याद है जब तुम्हारा बेटा हुआ था, कैसे मेरी बेटी की गोद से छीना था तुमने? याद करो अपने अल्फाज। तुम खुद तो मनहूस हो, अपनी मनहूसियत मेरी औलाद पर मत डाल देना। ये अल्फाज अदा किए थे तुमने जो मेरी बेटी की रूह तक को ज़ख्मी कर गए थे। खान साहब आज सारा हिसाब बेबाक करने को तैयार थे। उनके सामने किसी की दाल नहीं गल सकती थी अब। अच्छा, बात सुनो हानी, यार ये साथ वाले डिपार्टमेंट में जो लड़का आया है, ये तो किसी भी लड़की को मुंह ही नहीं लगाता। बहुत अकड़ू है। छोड़ो शहर यार, बस चंद दिनों की मार है ये लड़का भी। अच्छा चलो, ज़्यादा नहीं तो बस एक लंच करके दिखाओ उसके साथ। ओह, तो मैं इसे चैलेंज समझूं या फिर मजाक? चैलेंज समझो, मजाक का नाम दे रही हो क्या? डर गई? डरती मैं किसी से भी नहीं, बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे। जी जी बिल्कुल, अब बस मेरी ये बात पूरी करके दिखाओ ज़रा। अगर पूरी कर दी तो जो तुम कहोगी। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं यार, मगर मगर यार, चैलेंज पूरा करोगी तो कुछ तो हक बनता है ना तुम्हारा। हाँ ये तो है। चलो 3 दिन का टारगेट है। अच्छा, फिर 20,000 कैश और बुंदू खान में डिनर दे दोगी क्या? है तो बहुत ज़्यादा, मगर चलो, तुम्हारी जीत का इम्कान भी तो बहुत कम है। मैं तो आज जा रही हूँ 2 दिन की छुट्टी पर। पीछे तुम अपना काम कर सकती हो। बात लंच की सही है, ये इससे आगे भी कुछ होना चाहिए या नहीं? बस लंच तक ही सही है। सहर उठकर चली गई। रूम में हानि पीछे सोचने लगी कि उस लड़के को कैसे अपने चक्कर में लाऊं। हानि और सहर बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। दोनों पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में मुकीम थी। सहर पंजाबी फैमिली से और हानि पठान फैमिली से थी। सहर जितनी आज़ाद थी घर से बाहर, हानि उतनी पाबंदियों में जकड़ी थी। यही वजह थी कि 1-2 दिन की छुट्टी पर सहर घर चली जाती और हानि हॉस्टल में ही रहना पसंद करती, क्योंकि घर में 3 भाई और उनकी बीवियां थीं। बड़े भाई के 2 बेटे और एक बेटी थी। उससे छोटे के 4 बेटे और सबसे छोटा अभी मंगनीशुदा था। ओह, मैं भी क्या सोचने लग गई हूँ। मुझे तो उस लड़के के बारे में कुछ बातें पता करनी है, मगर कैसे पता करूँ? यही सोच रही थी अभी कि वो सामने से आता दिखाई दिया। हानि भी जल्दी से उसी सेम चल पड़ी। हानि जानबूझकर टकराते टकराते बची, मगर अपनी किताबें जानबूझकर नीचे गिरा दी। कुछ नोट्स उस लड़के के भी नीचे गिरे। हानि ने जल्दी से अपनी पर्सनल डायरी उसके नोट्स में रख दी, इसी उम्मीद के तहत कि हो सकता है इस तरह कोई राब्ते की उम्मीद निकल आए। नोट्स उसे पकड़ाकर बहुत तेजी से चल पड़ी, कहीं उसकी नज़र उसकी रखी हुई डायरी पर ना पड़ जाए। और बाबा जान सोच में पड़ गए थे। जिस बहन से कुर्बानी चाह रहा है उसे कभी भाई होने का तहफ़्फ़ुज़ तो दिया नहीं। सहर के घर ना जाने की असल वजह उसके अपने भाई थे, जो उसे मनहूस समझकर सलाम का जवाब तक देना गवारा ना करते थे, क्योंकि सहर की पैदाइश के चंद घंटों बाद ही उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसी दिन से उस मासूम और नासमझ बच्ची को उसके अपने ही भाई मनहूस के नाम से पुकारते थे। बाबा जान थे जो प्यार करते थे, वरना कोई ऐसा ना था जो उसे समझ सकता। बढ़ती उम्र के साथ साथ जब कोई बदलाव नहीं आया बहन के लिए, तो बाबा जान ने हानि को हॉस्टल भेज दिया। अपनी माँ और भाई और ख़ानदान वालों से टक्कर लेकर ये फैसला किया गया था, क्योंकि आज तक किसी लड़की को मैट्रिक से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन हानि इधर रहती तो अपनी ज़ात में गुम हो जाती, ये कोई मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाती, या फिर किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाती जो उनको बिल्कुल गवारा ना था।
इसलिए किसी की भी परवाह किए बिना हॉस्टल भेज दिया उसे, जहां आकर हानि की तबीयत पर बहुत अच्छा असर हुआ और उसकी ज़ात में खुद एतमादी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, जो उसकी ज़ात के लिए बुरी साबित होने वाली थी। माजी और हानि की तरकीब कामयाब ठहरी थी। दूसरे दिन वो लड़का हानि को ढूंढ रहा था कि उसकी डायरी उसे वापस कर दे। डायरी लॉक थी, कोई नंबर भी हो सकता था लिखा हो, पर वो खोल नहीं सका था, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी में उसे ढूंढता फिर रहा था। आखिर कामयाब हो ही गया। वो बिल्कुल एक अलग और पुरसकून गोशे में बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूर से वही लग रही थी, करीब जाकर यकीन हो गया, क्योंकि वो कल वाली सेम हुलिये में बैठी थी। हेलो मिस, कल आप मुझसे टकरा गई थी। जी? कब? कल। हनी जानबूझकर अनजान बनी, मगर दिलशाद तो हनी की आंखों में ही खो गया था। इतनी हसीन और गहरी आंखें उसने पहले नहीं देखी थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। हनी को खुद ही बोलना पड़ा, जी कोई काम था क्या? जी जी, वो कल आपकी डायरी गलती से मेरे पास रह गई थी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरी डायरी है ये मेरी। शुक्र है, कोई बात नहीं, आपकी चीज़ थी, आपको लौटा दी। अच्छा, फिर आपका लंच या डिनर तो बनता है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? एक ज़रा सी डायरी तो थी, आपको नहीं पता ये बहुत कीमती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिलशाद खान। ओह, मैं भी खान हूँ। नाम? मेरा नाम हानिया है, मगर प्यार से दोस्त हानी कहते हैं, आप भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं? BS ऑनर्स, CSIT डिपार्टमेंट, लास्ट ईयर। ओह गुड, वैसे मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ और साथ साथ स्टडी। आप रहते कहाँ हैं? फ़िलहाल मैं यहीं रहता हूँ, मगर आबाई गाँव में फैमिली है, मैं इधर तनहा रहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, कल सहर आ जाए फिर इसे कल का ही कहती हूँ, वरना उसे यकीन नहीं होगा। हानि दिल ही दिल में सब तरतीब दे रही थी। क्या हम कल साथ चाय या लंच पर चल सकते हैं? दिलशाद इतना दिल फेंक किस्म का था तो नहीं, मगर हानि थी ही ऐसी। आंखें ऐसी थीं कि दिल करता था कि देखते रहो। रंग दूध से भी सफ़ेद और गाल ऐसे जैसे सुर्ख रंग डाल दिया। घुटनों से नीचे जाते बाल, 5 फुट से निकलता कद, हर तरह से हसीन थी ये लड़की। एक पल में ही दिल के तार चीर गई थी। पता नहीं कितने पल वो बेखुद सा उसे देखता जा रहा था। हानि ने उसके सामने हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जो किया तो एकदम शर्मिंदा हुआ, मगर फिर खुद पर कंट्रोल करके मोबाइल नंबर लेकर अपनी राह ली। हानि चैलेंज पूरे हो जाने पर जहां खुश थी, मगर दिल में कहीं खतरे की घंटी बज रही थी, जिसे वो अपनी खुशी में नज़रअंदाज कर रही थी। शायद दिलशाद हानि के ही इलाके से था, लेकिन हानि शायद अनजान थी इस बात से, क्योंकि वो कभी अपनी हवेली से बाहर नहीं निकली थी। दिलशाद 3 भाई थे। 4 साल पहले अपना बिजनेस और अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव आ गया था अपने बाबा जान की मौत की वजह से, और अब हालात कुछ बेहतर हुए तो अपने अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए लौट आया। अपने काम से काम रखने वाला इंसान। पता नहीं क्यों हानिया को मुसलसल सोचता जा रहा था, और सोच रहा था कि क्या कोई लड़की इतनी बेहसीन हो सकती है। अब समझ में आ रही थी बात कि एक नज़र की मोहब्बत कैसे हो जाती है। मोहब्बत को फजूल बोलने वाला खुद उसमें गिरफ्तार हो चुका था। दिलशाद ऐसा था कि उसे देखकर कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी हार सकती थी। मुजस्सम गरूर दिखता था, वो था ही ऐसा कि सामने वाले चुप रह जाते थे, मगर वो खुद एक ज़रा सी लड़की के सामने सब कुछ हार गया था। खुदा की इस कुदरत पर जितना हैरान हो रहा था कम था। तार तो हानि के दिल के भी बजे थे, मगर वो एक चैलेंज पूरा करना चाह रही थी, मगर किस्मत शायद न जाने क्या चाह रही थी। हाल बाबा जान हानि की वजह से बहुत गैर मुतमईन हो चुके थे। उन्होंने हानि को अपने पास हवेली बुला लिया था। वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत ज़्यादा बोझल हो रहा था। फिर बाबा जान की तबीयत की खराबी का सुनकर नहीं रह सकी, और बाबा जान के एक दफ़ा बोलने पर ही गाँव आ गई। पहली बार उसे उधर आकर सभी चुप चुप और गमगीन महसूस हुए, वरना जब भी आती तो और कुछ ना सही अपने लिए नफरत ज़रूर देख लेती। सब मुंह फेरते, खासकर बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को उसके पास भी ना आने देती थी। इस दफ़ा तो वो बच्चों के पास और बच्चे उसके पास थे बहुत दफ़ा। भाभी तो क्या, भाई भी चुप चुप सा था। बाबा जान, बाबा जान, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है? वो उनके कमरे में उनके पास कंधे पर सर रख कर बैठी थी। ये उसका अंदाज था, ये उसका लाड करने का अंदाज था। बाबा जान के मुताबिक तुम्हारे बड़े भाई से कत्ल हो गया। क्या? हानि को बहुत शौक लगा था ये सुनकर। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? जिसने ये सब किया है वही भुगतेगा। खून बहा में खुद कत्ल हो या अपनी बेटी दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मगर बाबा जान, हाले बहुत छोटी है, वो कैसे जा सकती है खून बहा में? तो फिर खुद कत्ल हो जाए मेरी बला से। मगर बाबा जानी, हानि चुप कर जा,
कोई बात ना करना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे, चाहे वो मेरा बेटा है, मगर इस दफ़ा मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। हानि चुप की चुप रह गई थी। बाबा जानी को ऐसे सख्त रवैये में पहली दफ़ा देख रही थी। बाबा सो गए तो वो खुद भी सोने को आ गई। अभी सोने का सोच रही थी कि अदा की आवाज़ पर उठ बैठी। कुछ पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि अदा ने उसी को पुकारा है। दूसरी आवाज़ पर उठी और दरवाज़ा खोला। अदा, आपको क्या ज़रूरत थी आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। नहीं हानिया, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं थोड़ी ना प्यासे के पास जाता है। क्या मतलब अदा? देखो हानि, गलती इंसान ही से होती है ना। हानि चुप रही। हानि, बोलो ना। जी अदा, इंसान तो है ही खता का पुतला। तो बस हानि, मुझसे गलती हो गई, मेरी वो गलती तुम सुधार सकती हो। अदा, वो कैसे? देखो, अगर मैं खुद को पेश कर दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और अगर मेरी बेटी, अपनी बेटी को दे दूं तो वो बस 10 साल की है। कैसे उस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दूं मैं कैसे उस पर ये जुल्म का पहाड़ तोड़ दूं? नहीं अदा, नहीं, ना आप और ना ही हाले। आप उनको पैसों की ऑफ़र करके, हाले अभी बहुत छोटी है। नहीं, वो पंचायत फैसला सुना चुकी है। ये तुम जाओगी या हाले? अदा, मैं? हाँ, मगर मेरा क्या कसूर है? कसूर तो हाले का भी कोई नहीं, कसूरवार तो मैं हूँ ना। मगर मुझे कोई सज़ा देने को तैयार ही नहीं। मैं तो बेबस हूँ, मगर बाबा जान साथ ही नहीं दे रहे। पहली दफ़ा तीनों में से किसी भाई ने उसके प्यार से, इतने प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर प्यार से कुछ मांगा था तो कैसे इनकार करती? भाई मुझे कुछ वक्त दे। नहीं हानि, वक्त बहुत कम है। अगर तुम ना मानी तो फिर हाले को दे दूंगा मैं खून बहा में। सहर, कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बता के तो गई थी कि 2 दिन के बाद वापसी होगी। हाँ यार, मगर खुशकिस्मती में, मगर खुशी में वक्त ही नहीं कट रहा था यार। चैलेंज पूरा करना था। आज दोपहर का वक्त दिया है, यूनिवर्सिटी से फ्री होकर चलना है हम दोनों ने। अच्छा भाई, बहुत दिल फेंक किस्म का निकला। लग तो नहीं रहा था ऐसा कि इतनी जल्दी मान जाएगा। चलो तुम अपनी हार तैयार रखो। हाँ जी, आपके हुस्न के सामने हार गया होगा वो, मुझे क्या पता था, वरना इतनी शर्त लगाने से पहले सोच लेती। चलो अब तो लगा ली और हार भी गई ना, कोई बात नहीं, दोनों तरफ फ़ायदा तुम्हारा ही है। लंच साथ किया तीनों ने, मगर दिलशाद को बुरा लग रहा था यूं सहर के साथ आने पर, मगर क्या कह सकता था। खाने से फ्री होते ही दिलशाद ने खुद ही बोल दिया, हानि कल मेरे ऑफिस आना, मुझे खुशी होगी। मगर हानि को बौखलाता देख सहर जल्दी से बोली, जी जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप हमारे कहने पर आ सकते हैं तो हम भी आएंगे। जी, मगर मैं आपको नहीं, जस्ट हानि को इनवाइट कर रहा हूँ। जस्ट पर जोर देकर वो बोला तो सहर ज़रा शर्मिंदा हुई और हानि के लबों पर पहले हंसी फिर संजीत गए। देखिए, पहले नंबर पर तो मैं आ नहीं सकूंगी सहर के बिना, क्योंकि मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं अकेले निकलने की। आज भी हम ज़रूर शॉपिंग का बहाना करके आज भी हम शॉपिंग का बहाना करके आई हैं। सॉरी, बात जस्ट आज की हुई थी, मैं आई हूँ। अगेन हम ना ही मिलें तो बेहतर है। देखिए, आप अपनी दोस्त को साथ ले आएँ, मगर एक दफ़ा आज ज़रूर जाएं मेरी खुशी के लिए। मगर कुछ नहीं, आपने आना है और ज़रूर आना है। अपना नंबर दे दें, मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास मेरा नंबर नहीं जा सकता। सॉरी, आप अपना नंबर दे दें। सहर बोली, मैं अपने नंबर से कॉल कर लूँगी, जब आप बोलेंगे हम आ जाएंगे, मगर बस आखिरी दफ़ा, इसके बाद कोई रब्ता ना होगा। ओके, ये मेरा नंबर ले लें और अपना मुझे, ताकि पता तो किसका नंबर है। नंबरों का तबादला हुआ। दिलशाद को दुख तो था कि हानि के नंबर ना देने पर, लेकिन चलो शुक्र अदा किया कि सहर का ही सही कोई राब्ते का ज़रिया तो मिला। उधर से उठते ही हानि सहर को बोलने लगी, क्या ज़रूरत थी नंबर लेने और देने की? यार कोई बात नहीं, बंदा बुरा नहीं है, मगर सहर तुम जानती हो ना मैं इस तरह कोई काम नहीं कर सकती। कोई फजूल नहीं, बस थोड़ा सा तफरीह का सामान है यार। दिलशाद ने उनके बाहर निकल जाने के बाद तक हानि को अपनी नज़रों में समोए रखा। दोनों निकल चुकी थी। दिलशाद भी जाने के लिए उठा, मगर अपने सामने छोटे भाई को देख ठिठक गया। आदिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अपनी खिफत मिटाने के लिए मुझ पर गुस्सा होने लगे। दिलशाद को समझ नहीं आया कि क्या कहे। यार वो बस वैसे ही। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बताओ मुझे, इन दोनों में से आपके वाली कौन सी है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप मुझे टाल नहीं सकते। बोले भी, ब्लैक ड्रेस में जो थी। ओहो भाई, इसीलिए गाँव आने को दिल नहीं करता क्या? नहीं यार, ये तो चंद रोज़ पहले यूनिवर्सिटी में टकरा गई थी और एक ही नज़र में अच्छी लग गई। वो तो अभी कुछ जानती नहीं, सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ, उसे कुछ समझ नहीं लग रही। जैसे मुझे बता दिया वैसे उसे भी बता दो। मगर खैर छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? वो दोस्त है ना मेरा, उसने पार्टी दी थी मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो ये वक्त हो गया इधर उधर घूमते, इसलिए सोचा कि दोपहर का खाना खा लूँ फिर ही वापस निकलता हूँ। परसों निकलना है मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सोचा मिल लूँ सबसे, फिर वक्त नहीं मिलेगा। ओह अच्छा किया याद करवा दिया, कल मैं भी घर आ जाऊँगा। यार वैसे तुम ना जाते तो अच्छा था,
चलें कोई बात नहीं, अब तो सारी तैयारी हो चुकी है, वैसे भी 2 साल की ही तो बात है, वापस ही आना है। अच्छा अब जल्दी से निकल जाओ, वापस वक्त रात ना हो जाए कहीं। अच्छा फ़ी अमान अल्लाह। मगर सबसे पहले घर वालों में से भाभी से मिलूँगा। अच्छा यार मिल लेना, मेरा तो सेटअप हो लेने तो पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी सेटअप नहीं हुआ। जब मैं 2 साल बाद आऊँ तो तभी शादी तक बात ले जाना। अच्छा यार ठीक है, खुद ही बोलकर उसने कहका लगाया। फ़ी अमान अल्लाह। दिलशाद को अपने भाई जान से भी बढ़कर अजीज़ था। अदा सुबह तक मैं बाबा जान से बात कर लूँगी, फिर ही कुछ कहूँगी। बाबा जान तो साफ इनकार कर देंगे हनी, मगर मैं खुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती अदा, खुदा के लिए मुझे सोचने दे। दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था हनी पर, मगर मजबूरी थी, कुछ बोल नहीं सकते थे। चलो अच्छा ठीक है सोच लो। अदा चले गए मगर हनी की सारी रात आंखों में कटी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या। सुबह नाश्ते की मेज़ पर ही अदा ने बोल दिया कि बाबा जान अगर आप अपने फ़ैसले में कोई गुंजाइश नहीं कर सकते तो सही है, मैं अपनी बच्ची खून बहा में दे रहा हूँ, मैं मज़ीद कैदी बनकर घर में नहीं रह सकता। ये अल्फाज बोलते हुए किन अखियों से वो हनी को देख रहा था ये वही जानती थी, और दिल में दुआ कर रहा था कि काश हनी खुद ही इस बात के लिए तैयार हो जाए। मगर अदा आपकी बेटी तो बहुत छोटी और मासूम बच्ची है, ये हम सब जानते हैं कि वन्नी में जाने वाली लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, फिर आप कैसे ये सब कर सकते हैं। मैं एक मासूम सी बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूंगी बाबा जान। अदा को कुछ नहीं बोले, ये गलत बात है, ऐसा करना सही नहीं है। बाबा जान हनी चुप कर जाओ, मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बाबा जानी अगर आप भी बेबस हैं तो फिर मैं तो मौजूद हूँ ना कुर्बान होने के लिए, मैं जाऊँगी, मगर मैं एक छोटी सी बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूंगी। हनी खबरदार, जो ऐसी बात भी मुंह से निकाली। क्या दिया इन भाइयों ने सारी ज़िंदगी तुम्हें, मैं कभी भी तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मेरी आती जाती सांसों का नाम है हनी। बाबा जानी आप हमेशा मुझसे बोलते आए हैं ना कि जो आपके साथ गलत करे कभी भी उसके साथ गलत ना करो, वरना आपकी और उसकी तरबियत में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हनी मुझे कुछ याद नहीं, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, समझी तुम। नहीं बाबा जानी, अगर मेरे भाइयों ने मुझे कुछ नहीं दिया सारी ज़िंदगी तो मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है जो ये लोग मुझसे आस लगा कर बैठे हैं। बाबा जान आपको मेरी कसम, मुझसे यह एहसास मत छीनिए, ये बड़ी खुशी ना छीनिए मुझसे। शादी तो आपने वैसे भी करनी है मेरी, तो फिर ऐसे ही सही, शादी में और ऐसे में बहुत फ़र्क है मेरी जान। बाबा जानी मैं अपने भाइयों के लिए मजबूत हुई हूँ, मुझे कमज़ोर मत करें। खुद तो तुम उस अंधे कुएं में कूद ही रही हो, क्यों सोच नहीं रही कि बाप इस उम्र में क्या करेगा, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर भी सकेगा क्या। आप ये समझ लीजिएगा बाबा जान कि आपकी बेटी आपके बेटों पर कुर्बान हो गई। जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त होती है। हानि मरे हुए पर सब्र आ जाता है मिट्टी के ढेर देखकर, मगर मैं क्या करूँगा, तुम क्या जानो हानि, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा है तुम्हें। बाबा जान हो सकता है वो लोग इतने जालिम ना हो, मुझे मिलने की इजाज़त दे दें आप सबसे। बेटी ये तो तुम भी जानती हो ना कि वन्नी का मतलब क्या है, और मैं भी, फिर क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो खुद को भी और मुझे भी। बाबा जानी मान जाए ना, खुदा से अच्छे की उम्मीद रखें। बस कर दो हनी, बाबा पत्थर के हो चुके हैं, जानते भी हैं कि मेरी बेटी बहुत कम उम्र है, मगर फिर भी नहीं मान के दे रहे। पोती को यूं सूली पर चढ़ता देखकर दिल पसीज रहा था, मगर मुकाबिल बेटी थी, क्या करते। आखिर को बेटी को कुर्बान करने का सोच लिया और हानि को इजाज़त दे दी। अदा ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और पंचायत को निकाह का कह दिया। आज शाम का वक्त मुकर्रर हो गया था। बाबा जान का दिल दुख से भर गया था। दिल तो हानि का भी गमज़दा हो रहा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। तैयारी क्या करनी थी, बस घर के 2-4 लॉन के सूट रख लिए थे उसने, और अपनी बर्बादी का इंतज़ार कर रही थी। बाबा जान तो क्या, घर के किसी भी फर्द से बात नहीं की, किसी का सामना नहीं किया कि कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। माजी आज दिलशाद ने गांव जाना था, मगर हानि को भी आज का कहा हुआ था, फिर सोचा कि गांव जाना भी ज़रूरी है। हानि से कल वापस आकर मिलूंगा। शहर का नंबर मिलाया और उसे बताया कि आज मैं ज़रूरी काम से घर जा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह शाम की चाय पर मुलाकात होगी। हानि ने भी शुक्र अदा किया कि आज के दिन तो ये बला टली। दिलशाद एक भाई को एयरपोर्ट छोड़कर दूसरे को हज़ारों नसीहतें करके, चचा जान, बाप की मौत के बाद ये चचा ही थे जिन्होंने कभी उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उनको भी बिल्कुल बाप जैसी इज्जत और मकाम दिया था। उनके साथ रहने का भूलकर वापस लौट आया। दोपहर को फ्री होते सबसे पहले शहर को कॉल की और जगह बताए। अच्छा तो आप फ़ोन पर बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक ही है, उधर भी मिल सकते हैं।
सही बात है आपकी, मगर मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं आता आपकी तरह। क्या हानि से बात हो सकती है? स्पीकर ऑन था। हानि ने 1 मिनट में हाथ के इशारे से मना कर दिया। सहर बोलते बोलते चुप कर गई और कहा कि नहीं, वो रूम में नहीं है। दिलशाद कुछ मायूसी से बोला, अच्छा चलें, कोई बात नहीं, शाम को मुलाकात होगी। वक्त मुकर्रर करके हानि के लिए गिफ्ट का सोचने लगा। आज अपनी पसंद का इजहार करने का सोच चुका था। एक बहुत अच्छी रिंग और परफ्यूम लेकर शाम का इंतज़ार करने लगा। उधर हानि सहर को 1000 बातें सुना चुकी थी कि क्यों ऐसे मिलने का कहा। पता भी है अगर मेरे घर वालों को भिनक लग गई तो हशर नशर कर देंगे मेरा। खैर यार, कुछ नहीं होता। मैं साफ बोल दूंगी कि आज के बाद हम राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि हम में से कोई उससे ताल्लुक़ नहीं रख सकता। मज़ीद शाम को वो दोनों मुकर्ररा जगह पर पहुंच गई और चंद पल बाद वो भी आ गया। आते ही हानि का चेहरा अपनी नज़रों के हिसार में कैद किया, जो कि हानि को बहुत बुरा लग रहा था। दिलशाद ने सहर को ज़रा साइड पर जाने का कहा, क्या मैं हानि से चंद पल बात कर सकता हूँ आपकी गैर मौजूदगी में? सहर उठकर जाने ही वाली थी कि हानि ने उसे वापस बिठाया। देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जो भी बात है आप साफ साफ बोलें, हम जाना चाह रही हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ वक्त मुझे दे देंगी तो क्या हो जाएगा? आपने बुलाया क्यों है? भूलेंगे नहीं ये? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ हानि। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, मगर मेरी दिन रात, हर पल, हर लम्हे आप बस चुकी हैं सब में। आपकी याद से फरार मुमकिन ही नहीं रहा। क्या करूँ? क्या आप मेरी मोहब्बत का ये छोटा सा नजराना लेना पसंद करेंगी? वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था और हानि की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुकी थीं कि वो बोल क्या रहा है, और सहर भी डर के मारे चुप थी। पता नहीं अब हानि क्या कर देगी, क्योंकि हानि के गुस्से से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी। ओह हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो इस तरह की फजूल बातें करने वाले? मैं किसी गिरे पड़े ख़ानदान से नहीं हूँ कि तुम्हारे फजूल से गिफ्ट से खुद को ढेर कर दूंगी तुम्हारे कदमों में। तुम जैसे दिल फेंक बहुत देखे हैं, अपनी हद में रहो। लगी समझ? एक दफ़ा मुंह क्या लगा लिया, तुम तो गले ही पड़ रहे हो। हानि बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई थी, ये देखे बिना कि मुकाबिल का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो चुका था। चलो सहर उठो, तुम्ही को शौक लगा था ना आने का और मुंह लगाने का। एक बात सुनती जाओ हानि, ना तो मैं किसी छोटे ख़ानदान से हूँ ना दिल फेंक, बस सच बताया था, मगर तुम इंतहाई फजूल निकली हो। तुम पर और तुम्हारी सोच पर। हानि बिना कुछ बोले सहर का हाथ पकड़ती निकलती चली गई। हाल और फिर निकाह का वक्त भी आ गया। निकाह नामे पर साइन करते हाथों के साथ दिल भी कांप गया था। ना कोई मेहंदी, ना सिंगार, ना जर्ब पर्क सूट, ऐसी शादी कभी सोची भी ना थी उसने। खैर निकाह होते ही अदा ने खुद गाड़ी में बिठा दिया और हानि पीछे बेटी की ऐसी रुखसती पर गिर जाने वाले बाबा जान को दूसरी नज़र उठाकर नहीं देख सकी और चुपचाप बैठ गई, अच्छे की उम्मीद लगाकर। अभी कुछ लम्हों का सफ़र ही कटा था कि हानि ने बेइरादा नज़र ड्राइविंग करते दिलशाद पर डाली, तो वो उसे दिलशाद ही लगा। वो बिना किसी पर तवज्जो दिए गाड़ी चला रहा था, जैसे उससे ज़रूरी कोई काम और हो ही ना। घर आने तक हानि की जान निकल चुकी थी, ये सोच सोच कर के क्या सलूक करेगा ये इंसान मेरे साथ, जो मैंने इसके साथ पहले गलत रवैया रखा। शाम से रात के 2 बज चुके थे, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। आंख लगने के करीब थी कि दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ। हानि की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसके अंदाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो हानिया से अनजान है। बहुत सुकून से आकर वो बैठ गया। पूछा, इस बात पर हैरान हो रही हो ना कि मैं ठिठका नहीं तुम्हें यहाँ देखकर? जी यही सोच रही हूँ। अच्छा, तो बात ऐसे है कि मैं यूनिवर्सिटी से पता कर चुका था कि तुम कौन हो। इधर से पता लगा कि तुम मेरे बाबा की मुखालिफ पार्टी से, फिर छोड़ दिया और भूल गया कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं। मगर देखो खुदा की कुदरत, जैसे भी हुआ हम मिल गए। और साइड पर ज़रा झुककर साइड टेबल की ड्रॉर से परफ्यूम और रिंग निकाल कर दिखाए। देखो ये वही चीज़ें थी ना जो बहुत मान और प्यार से लेकर आया था मैं तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं ली। मगर आज तो तुम इनकार नहीं कर सकती ना। दिलशाद ने बहुत मोहब्बत से हानि का हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी। हानि ने इत्मीनान से आंखें मूंद ली और सब खर्चों को दिमाग से झटक डाला। दिलशाद ने ये सब अल्फाज दिल पर पत्थर रखकर बोले थे, क्योंकि ना तो वो अपनी इंसल्ट भूला था और ना ही हानि के हाथों कत्ल होने वाले, और ना ही हानि के भाई के हाथों अपने प्यारे चचा जान का कत्ल भूला था। हानि की आंखें बंद थी। दिलशाद का हाथ घुमा और हानि के चेहरे पर निशान छोड़ गया। हानि ने उस थप्पड़ का सोचा भी ना था। एकदम लड़खड़ाकर सर बैकग्राउंड से टकरा कर नमी छोड़ गया। तुम एक कातिल की बहन होकर मुझसे ये कैसे उम्मीद रख सकती हो? तुम वन्नी में आई हो, तुम वन्नी होकर आई हो। कभी अच्छे की उम्मीद मत रखना मुझसे, समझी? मेरी बीवी की जगह तुम कभी नहीं ले सकती और मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकता। आई समझ? जुबान के साथ साथ दिलशाद के हाथ भी मुसलसल चल रहे थे।
थे। उसने हानि को किसी कपड़े की तरह ढोंक के रख दिया। जब दिल का गुबार निकल गया तो साथ रखी चेयर पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हानि कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। मैं कैसे एकदम से खुशफहमियों में मुब्तला हो गई थी। क्यों भूल गई थी कि ये भी एक जालिम वडेरा है। और हाँ, एक बात याद रखना, निकाह करके लाया हूँ मैं तुम्हें। और निकाह का मतलब तो तुम जानती हो ना। अगर निकाह ना भी करता तो फिर भी तुम्हारा वो भाई बेच ही देता तुम्हें। अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है तुम्हारे भाई को। तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरी निकाह में होने के बावजूद मेरी रखेल बनकर रहोगी, क्योंकि मैं अपना हक कभी छोड़ता नहीं और तुम्हारे इस गुदास जिस्म पर मुकम्मल हक है मेरा। मगर मैं नाम अपने इस ताल्लुक को फिर भी रखेल का ही दूंगा। अच्छी तरह से समझ लो अपनी औकात तुम। माजी वापस हॉस्टल आकर सहर और हानि की काफ़ी मुँहमारी हो चुकी थी। सहर की बात यही थी कि क्या ज़रूरत थी फजूल बोलने की। सहर की बात एक ही थी कि क्या ज़रूरत थी इतना फजूल बोलने की। जब आराम से बात हो सकती थी तो फिर इतना तमाशा क्यों किया तुमने। वो एक अच्छा इंसान था जो सीधी तरह की बात कर रहा था, मगर तुम अपने आगे किसी की सोचो समझो तो ना। अब अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो सहर छोड़ दो फजूल बातों को और आराम करने दो मुझे। सहर काफ़ी देर जलती कुड़ती रही। हानि का गुस्सा हनूस जूं का तू था। बस कल यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाना है मैंने, घर चली जाऊंगी, रहना तुम इधर तना। सहर तुम जानती हो ना मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन तो रह लो, सॉरी मैं नहीं रुकूंगी। अभी यही बहस जारी थी कि हानि के फ़ोन पर बेल हुई। बाबा जान का नंबर देख वो बहुत खुश हुई। अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बाबा आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही, आपकी तबीयत ख़राब है क्या। हाँ बेटा, तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ नीचे। अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं छोड़ सकता। पापा जान मगर कुछ नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई, पेपर होंगे तब आ जाना वापस। अब क्या बोलते कि बेटे से कत्ल हो गया, यही डर लाहक है कि कहीं तुम्हें खून बहा में पेश ना कर दे। मेरे सामने रहोगी तो कम से कम ये डर तो कम होगा मेरा। तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद हानि अपना मुख्तसर सामान लेकर नीचे आ गई और बाबा की तबीयत ख़राब थी देखकर चुप हो गई। बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी ये देखकर वो खामोश हो गई, मगर हवेली आकर सबका रवैया देखकर ठिठक गई थी। मगर नहीं जानती थी कि यही खामोशी और सकूत उसकी ज़िंदगी का आराम सुकून छीनने वाला था। उधर दिलशाद बहुत दुखी हो गया था। काफ़ी दिन बाद यूनिवर्सिटी आया तो बेइरादा ही सोचा कि क्लर्क ऑफिस से पता करूं ये लड़की कौन है। ऐसे वो किसी को भी किसी का डेटा नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर काफ़ी कोशिश के बाद चंद बातें बता दी गई। मगर दिलशाद धुंक कर रह गया कि हानि उन्हीं की मुखालिफ इलाके से, उन्हीं के दुश्मनों की बेटी थी। चुप कर गया और चल दिया। दिलशाद वापसी के लिए निकल रहा था कि गांव से छोटे भाई का फ़ोन आया। भाई हम लुट गए, बर्बाद हो गए। भाती बोलो क्या हुआ। माँ हजूर सही हैं, उनकी तबीयत। भाई चचा का कत्ल हो गया। मुखालिफ पार्टी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। आदिल ने कहा था आपको ना बताऊं। अब जब आज उन लोगों से टकराव हुआ तो ये पता लगने के बाद कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है 2 साल के लिए, तो वो अंधाधुंध फायरिंग करके चचा को मार गए। हादी के मुताबिक हानि का ही भाई था जिसने ये सब किया, मगर उस वक्त उसका दिमाग माउफ हो चुका था। उसे गांव जाने की जल्दी थी क्योंकि वहाँ उसका भाई बिल्कुल तन्हा था। पंचायत बैठी तो जाहिर सी बात है खून बहा के सिवा दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती थी। फजल खून बहा में अपनी बेटी या बहन देगा, दूसरी कोई बात नहीं। आफरीदी खान का एकदम दिल बंद हुआ था। बहन के नाम पर एकदम से बोल पड़े, नहीं बहन क्यों, जिसने गुनाह किया वही खमियाजा भी भुगते ना। बात उसकी बेटी या उसके कत्ल की कर ले, बहन उसकी कोई नहीं है। हानिया तो जान से प्यारी थी बाबा जान को। दिलशाद हानि के लिए इतना प्यार देखकर ठिठक गया और बोला बहनें हमेशा से भाइयों पर कुर्बान होती आई हैं, अगर आपकी बेटी आ जाएगी तो कोई नई बात नहीं हो जाएगी। खैर बेटी हो या बहन, मुझे खून बहा में आपके घर की औरत चाहिए। पंचायत बर्खास्त हुई तो फजल के दिमाग में हानियाँ घूम रही थी, बस उसे मनाना होगा किसी तरह, और वो बहुत आसानी से मान भी गई। फजल खुद भी खुश था और बेटी भी पास रह गई तो बाबा जान जैसे बेजान हो गए थे, पल पल तड़प रहे थे। मगर हानि से कोई भी राब्ता मुमकिन नहीं था अब उनका। अभी निकाह को बस 15 ही दिन हुए थे, मगर दिलशाद ने गमों के पहाड़ तोड़ दिए थे। जितना सोचती जितना दुख करती कम था। आज का दिन गोया कयामत बनकर तुलू हुआ था। बाबा जान नहीं रहे, ये खबर सुनकर हानि की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। काम वाली मासी के जरिए ये बात मालूम हुई थी। हानि बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, मगर सास ने साफ बोल दिया कि दिलशाद आ जाए तो उसी से बात करना। बाकी जो लड़कियां वन्नी होकर आती हैं वो अपने घर वालों को दफना कर फातिहा पढ़ कर आती हैं। तुम भूल जाओ कि अपने बाप का आखिरी दीदार कर सकोगी। हानि इस जुल्म पर तड़प उठी थी और हद से ज़्यादा बागी रवैये में बोली कि मैं जाऊँ
जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। दिलशाद जो शहर से बहुत थका हारा लौटा था, मगर सनान खाने के दरवाजे पर ऐसी बात सुनकर दिमाग घूम गया था उसका। अंदर आते ही बहुत गुस्से से बोला कि क्या बकवास कर रही है वो, इसके बाप की मौत हो गई है और ये एक ही जिद लगाई बैठी है कि मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। ओ, तो इतनी ज़बान चलने लग गई है इसकी। दिलशाद ने 1 मिनट लगाया था और अपनी पैंट से मजबूत लेदर की बेल्ट निकाली। गाँव होता तो ख़ास शलवार सूट रिवायती कपड़े इस्तेमाल करता, मगर जब शहर जाता तो ख़ास पैंट शर्ट या 3 पीस जेब तन करता और उसी बेल्ट से हानि की धुलाई शुरू कर दी। हानि की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, मगर कोई पुरसाने हाल ना था। मार मार कर हानि को लहू लुहान कर दिया। अंदर से बाहर जाती चीखों ने माली बाबा को अंदर आने पर मजबूर किया। उन्होंने हाथ जोड़कर दिलशाद के आगे हानि को बचाया। वैसे तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कोई उसके आगे आता, मगर माली बाबा बहुत पुराने वक्तों से थे उनकी हवेली में, जिसकी वजह से कभी कभार उनकी मान लेता था। सो आज भी उनकी मान कर बेल्ट एक साइड पर डालकर काम वाली को इशारा दिया कि उठाकर उसे कमरे में छोड़ा। 2 काम वालियां मिलकर उस नीम बेहोश हानि को उसके कमरे में छोड़ आए। फिर एक ने इंसानियत के नाते उसकी मरहम पट्टी कर दी, मगर जो जख्म दिल पर लगे थे उन पर कोई मरहम नहीं रख सकता था। पूरे 3 दिन बाद वो मुकम्मल होश में आई और फिर से अपने प्यारे बाबा जान की याद में रोना शुरू हो गई, क्योंकि दिलशाद घर था। अगर ज़रा भी आवाज़ सुन लेता तो हानि का फिर वही हाल करता। अभी तो पहले के जख्म नहीं भरे थे। हानि उस गमगुसार को पाकर बहुत से दुख अपने कह लेती, मगर जो दुख थे वो कहाँ ख़त्म हो सकते थे, जो जख्म लग चुके थे वो कहाँ भर सकते थे। गुजरे बहुत से महीनों में हानि को जख्म पर जख्म मिले थे। आज हवेली की खिड़की से वो बाहर देख रही थी। जब से उस हवेली के अंदर आई थी कभी झांक कर बाहर नहीं देखा, क्योंकि उसे अंदरूनी हिस्से से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उस हसीन मौसम में चंद मुलाजमों को मौसम एंजॉय करते देख दिल से एक हूक निकली थी उसकी। वैसे तो मैं इन्हें भूलने की पूरी अदाकारी कर लेती हूँ, पर मुझे बुखार जब होता है ना तो वो मुझे बड़ी शिद्दत से याद आने लगते हैं। बार बार मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। मेरी बेचैनियाँ बढ़कर दिल ही दिल में उनसे गिला करने लगती हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे बुखार के ज़िम्मेदार वो हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चंद महीने पहले की तरह मुझे लगता है कि अब भी मेरे कहने पर कि मुझे बुखार है ही कहेंगे कि सेल ऑफ करो और सो जाओ। हालांकि वो जानते हैं मुझे बुखार में नींद नहीं आती। उन्हें खबर है कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मगर न जाने क्यों वो हमेशा मुझे मंजर से गायब कर देना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि बुखार में मेरा दिल नन्हे बच्चे की तरह हो जाता है। उनको मालूम है मेडिसन मेरा बुखार कम नहीं कर सकती। मुझे तो उनकी बातों के सिरप चाहिए होते हैं, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, या शायद समझना ही नहीं चाहते। कभी वो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखें। अभी भी बुखार में झुलसते वजूद के अंदर धड़कता दिल उन्हीं की तरफ हमकने की जान तोड़ कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ वो मुझे सुने, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सुनूं, पर मुझे लगता है कि आज भी मुझे अपने दिल पर पाँव रखकर अपनी सिसकियाँ अपने लबों तले दबाना पड़ेंगी। लोग अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं, पर मैं नहीं छुपा पाती। मेरा दिल फटने लगता है, और वो कैसे मुझे कोई तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया से गए लोग वापस कब आते हैं, कब कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं। काश बाबा जान आप जिंदा होते, आपके होने का एहसास होता ना। न जाने कब शाम से रात हुई, मगर वो अपने बाबा जान से गिले शिकवे करने में इस कदर मगन थी कि कुछ खबर ही ना हुई इर्द गिर्द की। दिलशाद की आवाज़ पर वो चौंकी। हेलो, कहाँ गुम हो? उठो और खाना लाओ कमरे में जल्दी। तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर इनकार करती तो जानवरों की तरह धुलाई करता ये इंसान, इसलिए चुपचाप उठ गई थी। खाना निकाल कर ले गई तो दरवाजे पर ही हुक्म मिल गया कि वापस ले जाओ। मेरा मूड बदल गया। चाय ले आओ। हानिया का दिल किया सारी ट्रे उसके सर पर उंडेल दे, मगर ये मुमकिन ना था। चुपचाप वापस आकर चाय रखी चूल्हे पर और पास खड़ी हो गई। न जाने कितना वक्त बीत गया था कि पत्थर बनी खड़ी रही। दिलशाद आया और उसे अपने ख्यालों में गुम देखा तो आवाज़ दी, कहाँ गुम हो? सारा सॉसपेन जला के रख दिया? हाँ। हानि एकदम से डर गई थी। थप्पड़ का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि 2 सालों में यही सब बर्दाश्त करती आ रही थी, मगर अब थक गई थी। दिलशाद ने बहुत नरमी से हानिया का सिरक जाने वाला दुपट्टा उसके सर पर दिया और बोला, अपनी चादर की हिफाजत किया करो, ये औरत की इज्जत होती है। वो उसके किस लबो लहजे की आदी थी, इसकी तो कभी भी नहीं। दिलशाद के हाथ के साथ हानि का हाथ टकराया तो एकदम जाते जाते वापस मुड़ा। हानि, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है, कोई दवा ली क्या? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, बहुत ढीठ इंसान हूँ, नहीं मरूंगी। फजूल बातें ना करो, जाओ कमरे में। सुखी, दिलशाद ने काम वाली को आवाज़ दी। जी साहब, हानि की तबीयत खराब है, उसे कमरे में ले जाओ, रात को इसके पास ही रुकना।
जी साहब ठीक है। हानि को उस नरमी की समझ नहीं आ रही थी। फिर सुखी की जुबानी मालूम हुआ कि दिलशाद का छोटा भाई आदिल अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आ रहा है, इसलिए हर किसी पर मेहरबानियाँ हो रही हैं। हानि अजियत से मुस्कुराई। चलो किसी की वजह से ही सही, मूड तो कुछ बेहतर हुआ ना उसका। हानि की तबीयत गिरती गिरती ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, मगर परवाह किसे थी। आजकल तो दिलशाद को भी उसकी तलब महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका जान से प्यारा भाई 2 साल बाद पाकिस्तान आ रहा था। इसलिए अपनी हर ख्वाहिश और खुशी साइड पर रखकर हर चीज़ उसकी पसंद के मुताबिक करवा रहा था। हानि अगर कोई घर में काम काज नहीं भी करती तो कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि बीसियों मुलाजिम थे घर में। बस एक सुखी थी जो आते जाते हाल चाल पूछ लेती, खाना वगैरह दे जाती। आज शाम आदिल की फ़्लाइट थी। आज सबकी टोन ही अलग थी। दिलशाद के मुताबिक चचा जान के कत्ल और आदिल के जाने के बाद ये पहली खुशी थी इस हवेली की, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी किसी भी तरह की। आज तो काफ़ी दिनों से हानि की धुलाई का भी ख्याल नहीं आया था, मगर वो तो बेइंतहा बीमार थी। शाम हो गई और आदिल हवेली पहुंच गया। उसका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे दुल्हन का होता है। इसी खुशी में पूरे गांव को रात के खाने की दावत दी गई थी। दिलशाद किसी काम से कमरे में आया और बोला, देखो ये मनहूसियत छोड़ो और ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आओ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वैसे भी कोई ढंग का सूट लेकर कब दिया है आपने इन 2 सालों में? हाँ ये भी सही है, चलो अम्मी जान से कोई सूट लेकर देता हूँ। कोई और मौका होता तो दिलशाद धोंक कर रख देता उसको, मगर उस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाह रहा था। इतनी मेहरबानी भाई की खुशी में क्या? नहीं हानिया की तो तुमसे मोहब्बत थी ना, मगर हालात ऐसे हो गए कि तुम नफ़रत ना सही मगर दिल में तुम्हारी ज़ात के लिए कीना ज़रूर आ गया। बाकी अगर इतना अरसा कोई जानवर भी घर रख लिया जाए ना, उससे भी उनसियत हो जाती है। तुम तो फिर इंसान हो, और फिर तुम तो मेरी रातों की रंगीनी भी हो। उठो फ्रेश हो जाओ और मैं कपड़े भिजवाता हूँ, बदल कर बाहर आओ, वरना बहुत अच्छी तरह जानती हो कि दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा। उसने जाकर सूट भिजवा दिया। सूट काफ़ी अच्छा था, शायद बेटे की खुशी थी इसलिए। इतनी तबीयत खराबी के बावजूद दिलशाद के डर से वो तैयार होकर बाहर निकल आए। पता नहीं तबीयत क्यों इतनी बेजार थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिर भी लोगों को आते जाते देख रही थी। जब सब चले गए तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उठकर वापस जाने लगी तो पता नहीं क्यों आंखों के सामने दुनिया घूम गई और वो चकरा कर एकदम नीचे गिरी। आदिल ने दूर से देखा तो कोई मुलाजमा समझकर चल पड़ा, मगर अपने बड़े भाई को उसकी तरफ बढ़ता देख खुद भी उधर ही चला। तब तक दिलशाद उसे अपने कमरे में लेकर दाखिल हो चुका था। वो उसके पीछे गया। दिलशाद के मुंह से हानि का नाम सुनकर वो ठिठका ज़रूर था, क्योंकि वो उधर से सोच कर आया था कि जाते ही भाई को कहूँगा कि हानि से शादी कर ले, क्योंकि उनके इलाके में शादी पर शादी कुछ अजीब बात नहीं थी। जो वन्नी होकर आई है वो एक मुलाजमा से ज़्यादा तो नहीं, तो आप अपनी मोहब्बत हानि से शादी कर लेना। मगर ये अल्फाज हानि तुम ठीक हो, आंखें खोलो सुनकर वो ताज्जुब में डूब गया था। फिर अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़ा। दिलशाद के साथ मिलकर उसे होश में लाने की तदबीर करने लगा, मगर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही चौंक गया। था। रंग रूप ना सही, मगर कुछ मीठे मीठे नकूश होटल वाली हानि के ही थे। हानि को होश आया तो वो चुपचाप बाहर आ गया, मगर खोया खोया जरूर था। हानि को देखकर बहुत उलझा उलझा सा था। अब मौके की तलाश में था कि कब भाई अकेले में मिले और उसका अपना शक दूर हो उसको लेकर। जल्दी ये मौका मिल भी गया, क्योंकि हवेली के सभी मुलाजिम बहुत दिनों से कामों में लगे थे। आज सब जल्दी सोने के लिए जा चुके थे, तो भाई खुद किचन से गर्म दूध का ग्लास निकल रहा था लेकर। भाई प्लीज़ 2 मिनट बात सुनेंगे? हाँ यार बोलो, प्लीज़ वाली क्या बात? आदिल ने जो बात पूछनी थी दिलशाद के तो वहमो गुमान में बिना था। भाई ये वही होटल वाली हानि है? उसने बगैर किसी लगी लिपटी के बोल दिया। उसके हाथ से ग्लू दूध का गिलास छलक गया था। हाँ नहीं भाई, हाँ या ना? हाँ वाकई ये वही हानि है। तो फिर उसकी हालत क्या हो गई आपके साथ? उसके साथ शादी कर लिया आपने और मुझे बताया भी नहीं, क्यों? वजह जान सकता हूँ? यार शादी नहीं की, यही वन्नी है, चचा जान के कातिल की बहन। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये हमारी मुखालिफ पार्टी नवाब आफरीदी खान की बेटी और कातिल फजल खान की हमशीरा है। बस अपनी मोहब्बत कहीं दूर चली गई और उस कातिल की बहन याद रह गई। अफसोस, बहुत अफसोस। आपको शर्म ना आई इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हुए? चाहे जो भी हो, हम मुसलमान हैं। इस बात पर इतना यकीन तो होना ही चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के बिना ना इस दुनिया में कोई आ सकता है और ना जा सकता है। फिर अगर हम दुनियादारी के तौर पर इसे वन्नी ले लें, मगर उसके साथ ये सलूक तो ना करें, वो भी तो एक इंसान है।
तुम्हें किसने कहा कि इसके साथ मैं बदसलूकी करता हूँ? कहने की क्या ज़रूरत है? इसकी सुर्खो सफ़ेद रंगत में सर्दियाँ घुल चुकी हुई हैं। अच्छी भली इसकी सेहत एक ढांचे की सूरत ले चुकी है। फिर क्या ज़रूरत रह गई है कुछ भी पूछने या बताने की? दिलशाद नज़रें चुरा गया। अच्छा छोड़ो, उसकी तबीयत ख़राब है, उसके लिए ये दूध लिया था, अब ठंडा हो गया, फिर गर्म करके उसे पिला देता हूँ, फिर बात करते हैं। हानि को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने वो खबर सुना दी जो उनके सरों पर आसमान गिराने को काफ़ी थी। देखें, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या ये आपकी वाइफ नहीं है? ये कोई और रिश्तेदार हैं आपकी? दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है आपका? डॉक्टर ने जुमाइनी अंदाज में पूछा। ऐसा नहीं है, हैं तो मेरी वाइफ, मगर मुझे नहीं है ज़रूरत अभी औलाद की, और ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। यही वजह है मेरी फ़िक्र की। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पहले फ्यूचर स्टेब्लिश करना होता है, मगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जब लिख दे किसी का दुनिया में आना तो आकर रहता है। देखिए, आप एक काम करें, अबॉर्ट कर दें। जितनी रकम आप कहेंगी मैं तैयार हूँ देने को। पहले नंबर तो ये कि मैं ये गुनाह का काम नहीं कर सकती। दूसरी बात, बहुत देर हो चुकी है, अब इस बच्चे को पैदा करने के सिवा कोई चारा नहीं। और हाँ, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी वाइफ की हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। ख्याल रखें इनका। जा सकते हैं अब आप। वापसी पर दिलशाद बहुत चुप था। हनी, तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, अपना ख्याल रखना। अब हनी को शौक लगा। दिलशाद, मैं तो आपकी रखेल हूँ ना, फिर मुझसे औलाद क्यों? बकवास करने का नहीं कहा, बताया है बस। बाकी कोई खुशफहमी में ना रहना। जो तुम्हारी औकात है वही रहोगी तुम। और इसमें बस पता नहीं कैसे ये गलती हो गई मुझसे। फिर हवेली तक मुकम्मल गाड़ी में खामोशी रही। वापस आकर हानि को कमरे में छोड़ सुखी को उसके खाने पीने की हिदायत देकर और भी कोई काम हानि को नहीं कहा जाएगा, ये भी साथ बताते हुए कि मुकम्मल आराम दिया जाएगा, वो बाहर निकल गया। हानि से जितनी भी नफरत सही, मगर बात अब अपनी औलाद, अपने खून की थी। वो खामोश गोशे में चुपचाप कब से सिगरेट फूंक रहा था। जब आदिल की नज़र पड़ी तो उसकी तरफ आया। यहाँ क्यों खड़े हैं अब आप? इतना बेगाना था दुनिया से कि खबर ही नहीं हुई। आदिल ने कंधा हिलाया तो चौंका। ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। अब तो भाभी को लेकर गए थे ना डॉक्टर के पास, क्या कहा उसने? तुम क्या करोगे पूछकर? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बाकी वैसे कोई बात नहीं। तुम्हारी भाभी एक्सपेक्ट कर रही हैं। क्या वाकई भाई? हाँ। ओह, तो आप इतनी बड़ी खुशखबरी इस तरह सिगरेट में उड़ा रहे हैं। सबको बताएं भाई, आज तो जश्न होना चाहिए, इतनी बड़ी खबर है ये। तुम जानते हो ये मेरी बीवी नहीं वन्नी है। दिलशाद ने वन्नी पर जोर देकर कहा। भाई जो भी है, मगर खुदा आपको उसी के जिस्म से खुशी दे रहा है तो ये बात देखें ना आप, आपके निकाह में है वो। फिर आप ये सारी फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? उधर हानि का भी यही हाल था। वो किसी सूरत नहीं चाह रही थी कि दिलशाद जैसे दरिंदे की औलाद को जन्म दे, मगर देर हो चुकी थी। उस हारी हवेली में बस एक सुखी ही थी जो उसके दर्द और गम में शरीक होती। बहुत समझा बुझा कर, हौसला तसल्ली देकर बोली थी वो। देखें बीबी, अगर साहब ने आपको बीवी का मकाम दिया है ना तो आपके वजूद से अपनी औलाद भी चाहिए। अब हानि चुप थी। क्या बताती कि तुम्हारे साहब तो अब पछता रहे हैं। दुख और अजियत से वो आंखें मूंद गई। पता नहीं कितने सर्द और गर्म से गुजरना बाकी था। ये कपड़े और फल तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है इन सब की। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको पता है मुझे इन चीज़ों का जायका भी भूल चुका है। आप जो खाना मुझे देती हैं ना मुलाजमों के साथ, वही दे मुझे, और कोई नवाजिश नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी। मुझे जवाब सुनने की आदत नहीं है, और ये सब तुम्हारे लिए है भी नहीं। ये सब मेरे बेटे की औलाद के लिए। और बहू ढंग की होती तो सारे ख़ानदान को बुलाती, मगर खैर खुशी तो फिर भी करूँगी मैं, बस तुम्हारी हालत संभल जाए। इन्हीं दिनों में वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला। आज डॉक्टर ने हानि को टाइम दिया हुआ था, सो दिलशाद के साथ वो आ गए। अस्पताल में दाखिल होते हानि की नज़र अदा पर पड़ी जो व्हील चेयर पर बैठे थे। हानि का दिल पसीज गया। आखिर था तो भाई ना। पता नहीं क्यों हानि के बहुत दफ़ा पूछने पर भी अदा चुप रहे, और मुलाजिम चुपचाप अदा को लेकर चला गया। उसके इतने रोने पर दिलशाद ही ने बताया कि तुम्हारे अदा की लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने इनकी दोनों टांगों में इतनी गोलियां मारी कि दोनों टांगें नाकारा हो चुकी। मगर मैंने तो कभी बददुआ नहीं दी अदा को। हाँ, मगर तुम बहन होकर दे भी कैसे सकती हो? जो और लोगों के साथ जुल्म करता रहा, उन लोगों की आह लगी है। खैर छोड़ो, तुम फिक्र मत करो। हर काम में अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी होती है। हानि, मुझे बेटे की ख्वाहिश है, मगर मैं कोई और जालिम और दरिंदा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। मुझे बेटी की ख्वाहिश है।
कोई दूसरा दिलशाद नहीं चाहिए मुझे। वो लब भींच गया। जवाब कोई नहीं था, इसलिए चुपचाप साइड पर चला गया। आखिर फिर वो वक्त भी आन पहुंचा जब हानि को डिलीवरी रूम में लेकर गए तो दिलशाद का दिल न जाने क्यों डर रहा था। पता नहीं, खुद ब खुद ही हानि के लिए सजदा रेज हो गया था खुदा के सामने। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था हानि को अब कभी नहीं देख पाएगा। बहुत जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर ने बेटी होने की इत्तला के साथ साथ ऑपरेशन नाकाम होने की इत्तला दी। आपकी वाइफ की हालत पहले ही खराब थी। बहुत मुश्किल से हम सिर्फ बच्ची को बचा सके। आखिरी सांसें चल रही हैं। आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। देखो हनी, अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ पूरी की। हमारी बेटी हुई है, बिल्कुल तुम जैसी। अब मुझे एहसास हुआ है कि बेटियां तो बहुत नाजुक होती हैं, कांच जैसी। सुनो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मगर मुझे पता है कि मुझे जाना है। मेरे जाने और मेरे रुकने पर मेरा इख्तियार नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लूँ और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो और एक तस्वीर हमारी कैमरे में कैद की जाए जो कल को मेरी बेटी को दो और कभी मेरी और अपनी नफरत का ना बताना उसे। ये तस्वीर हमारी ज़िंदगी से भरपूर होनी चाहिए। किसी नर्स से कहो मुझे थोड़ा बहुत तैयार कर दे। कल को हमारी बेटी को हमारी तस्वीर पर भी शक ना गुजरे कि हमारे ताल्लुकात ख़राब थे। दिलशाद और पास खड़ी डॉक्टर दोनों ही की आंखें नम हो गई थीं उस अजीब फरमाइश पर। प्लीज़ मेरी आखिरी खुशी पूरी कर दो। डॉक्टर के कहने पर एक नर्स उसके बाल बनाकर हल्का मेकअप करके गई थी उसका। दिलशाद पास खड़ा आंसू बहा रहा था, क्योंकि मौत तो दुश्मन की भी रुला देती है। ये तो अपने निकाह में थी, अपनी औलाद की माँ थी। तैयारी मुकम्मल हुई तो हानि का सांस रुकने लगा। दिलशाद, हाँ हानि बोलो। मेरी सांसें रुक रही हैं, मगर मैं मर भी गई तो मेरी आंखें तब भी बंद ना करना कि हमारी तस्वीर ना बन जाए जब तक। दिलशाद, मेरी सांसें रुक रही हैं, मगर मैं मर भी जाऊं तो तब तक मेरी आंखें बंद ना करना जब तक हमारी तस्वीर ना बन जाए। बहुत जल्दी में दिलशाद ने तस्वीर बनाई तो हानि को दिखाई। हानि, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। काश दिलशाद तुम पहले मेरा कुछ ख्याल कर लेते तो शायद मैं ना मरती। तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी, सब कुछ छुड़ा दिया तुमने मेरा। चुप कर जाओ पगली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। उसने उसके सर पर हाथ फेरते आंखों की नमी छुपाई, मगर उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि जैसे बड़ी मुशक्कत से बोल रहा। शायद उससे अपनी बीवी की हालत नहीं देखी जा रही थी। वो आंसुओं से हंसती। उसने झुककर उसके हाथ पर बोसा दिया। मगर तुम हमेशा से बदतमीज़ हो। वो मुंह बिसोर कर बोली, है ना, मैं बदतमीज़ हूँ ना। इस हालत में भी उसकी खाली आंखों में शरारत थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, और आपको पता चल जाता था कि मैं अब शर्मिंदा हूँ, है ना? वो बड़े मान से पूछ रही थी। हाँ, ऐसा ही है। अब समझ आई कि अल्लाह ने मर्द को बरतर क्यों रखा, ताकि वो अपनी औरत के लिए अपने से छोटा और नाजुक जानते हुए उसकी खुद से भी ज़्यादा हिफाजत करे, उस पर शफकत वाला रवैया रखे। और आप ऐसे नहीं थे। उसने आंसू पोंछे और अपने शोहर को देखा जो रो रहा था। अरे पागल, रो क्यों रहे हो? जा तो रही हूँ मैं। इंतहाई दुख लिए वो हंसी। हाँ, इसीलिए तो रो रहा हूँ कि तुम जा रही हो। मत रोए आप, वो मुश्किल से सांस लेते बोली। इतने में उसकी सांस उखड़ने लगी। नर्स, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है। नर्स भागी भागी गई। मेरा हाथ मत छोड़ें प्लीज़, वो उखड़ी सांस में बोली। हाँ, नहीं छोड़ रहा। वो उम्मीद और नाउम्मीदी में बोल रहा था। कान पास करें अपना, उसने हिम्मत करके कहा। हाँ हाँ बोलो, मैं पास हूँ। अंतहयात तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो सिसक पड़ा और रोते हुए बोला, ख़त्म करके जा रही हो उस ज़िंदगी को? कर लेती तो काश ये बातें अपनी ज़िंदगी में कर लेती तो आज ना जाती हूँ, मगर मैं भी अना में रहा और तुमसे नफरत करती रही। कुछ भी नहीं बचा। मगर हानि, वादा है तुमसे, अपनी बच्ची की कसम लेता हूँ, कभी दूसरी शादी का नहीं सोचूंगा। तमाम उम्र तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए गुजार दूंगा। दिल धड़कती सांसों के साथ बोलने की वो कोशिश करने लगी। हानि, मुझे माफ़ कर दो, अपनी बेटी का सदका समझ कर ही सही माफ़ कर दो। आप प्लीज़ बाहर जाएं। 1 2 3 झटकों के साथ ही हानि इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ऐसे लग रहा था जैसे सो रही हो। वो तो अभी आईसीयू से बाहर भी नहीं निकला था और वो आखिरी हिचकी ले गई। दिलशाद को यूं रोता देख आदिल बोला, भाई आपको तो नफरत थी ना, फिर ये आंसू क्यों? यार मैं जान ही नहीं सका। पहले दिन जैसी मोहब्बत थी अब भी मुझे उससे, मगर एक अनापरस व डेरे ने कभी जाहिर ही नहीं होने दी। आज ऐसा लग रहा है सारी ज़िंदगी का पछतावा दे गई है वो मुझे। आज के बाद हमारे इलाके में कभी कोई खून बहा नहीं लेगा। अब फिर कभी कोई मासूम कली नहीं मसली जाएगी किसी बाप भाई के गुनाह की पादाश में। काश भाई आप पहले समझ लेते तो आज सारी ज़िंदगी का पछतावा ना होता। आपका मुकद्दर। हानि के भाई को जब उसकी मौत
तो वो खुद पर इख्तियार नहीं रख सका। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो हानि से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर नहीं। बाबा जान तो एहसास होने से पहले ही चले गए। मगर हानि तो आखिरी उम्मीद थी कि अगर हानि माफ़ कर देगी तो बाबा जान भी माफ़ कर देंगे, और अगर बाबा जान माफ़ करेंगे तो अल्लाह की बारगाह से भी शायद माफ़ी मिल ही जाए। मगर नहीं, किस्मत दूर खड़ी हंस रही थी। दो मर्दों को तमाम उम्र का पछतावा दे गई। जो दोनों उस पर फ़िरौन बन बैठे थे, आज वही उन्हें रुला कर चली गई थी।